नमस्कार। आज मैं आपको रामचंद्र शुक्ल लिखित पाठ कविता की परख का प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है कविता की परख। लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तो ये पाठ पहले पढ़ाया जा चुका है, तो सीधे हम लोग प्रश्नोत्तर वाले पेज पर आते हैं। देखते हैं उसमें क्या है। सबसे पहले ये पृष्ठ संख्या, इस पृष्ठ पर आते हैं जहाँ लिखा है अभ्यास। ठीक है। अभ्यास। कविता के क्या उद्देश्य हैं? तो कविता के उद्देश्य क्या हैं यह आपको पाठ की शुरुआत में ही लिखा हुआ है, जो स्पष्ट है। इसमें बहुत बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो लिखा है कि कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिसमें उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। जिस पद्य में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो, उसे कविता नहीं कह सकते। ठीक है, इतना ही इसका उत्तर है। अर्थात इसको अपने शब्दों में लिखेंगे तो लिखें कि कविता का उद्देश्य हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करना है। उसके लिए कवि भिन्न भिन्न उपाख्यानों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से हमारे अंदर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि भावों को उत्पन्न करता है, उनका संचार करता है। यही कविता का उद्देश्य है। इसके बाद पुनः दूसरा प्रश्न ढूंढते हैं। दूसरा प्रश्न है, कल्पना किसे कहते हैं? एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है? तो इसका भी उत्तर हम लोग पाठ के आधार पर खोजेंगे, जो शुरू में ही है, शुरुआती पृष्ठ पर। वो है कल्पना का मतलब। कल्पना का मतलब है कि कवि अपनी कविता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ रूप और व्यापार, यहाँ से कवि अपनी कविता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करते हैं या करता है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित हैं। जिस मानसिक स्थिति से कवि ऐसी ऋतुओं, वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। ठीक, इसका आंसर यहाँ पर है प्रश्न संख्या 2 का। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है, न उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। यहाँ तक ये आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा अनाप शनाप लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी लिखें पढ़ें, उचित लिखें, तथ्य परक लिखें। अपने मन से बात बनाने से परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते। तो हमेशा आप तथ्यों की ही बात करें। जितना है उतना ही लिखा जाए। उसे 2-4 लाइन अपने मन से उसे विस्तार कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अपने मन से विषय वस्तु तथ्य में आप सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। तो इसके बाद के प्रश्न क्या हैं? तीसरा प्रश्न, उपमा क्या है? उपमा वो शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने भावों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करते हैं। हम कविता में जो भाव पैदा करना चाहते हैं, उनको और उचित साबित करने के लिए, उनके अर्थ को और गंभीर बनाने के लिए, उनके प्रभाव को और सार्थक बनाने के लिए हम उपमा का प्रयोग करते हैं। और इसका पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो पाठ के आधार पर उत्तर देने के लिए आपको पुनः चलना पड़ेगा
जहाँ ये क्वेश्चन मिला था हमें, तो फिर बैक होते हैं और वहाँ पर चलते हैं। उपमा, इसमें खोजेंगे हम लोग उपमा वाला लाइन कहाँ है। तो इस पद में इस शक्ति के बिना न तो हो सकता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जगाने वाले, हाँ यहाँ से ही है। इस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है। यहाँ से उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है, कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थल का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। ठीक है। इसके बाद और इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वह बहुत ही विकराल होगा। उदाहरण स्वरूप जैसा कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में दिखाया गया है। तो अपने वर्णनों में कवि लोग उपमा आदि का भी सहारा लेते हैं। वे जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं। जैसे मुख को चंद्र या कमल के समान बताना, नेत्रों को मीन खंजन या कमल आदि के समान, प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान, कायर को श्रृगाल के समान, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान बताया जाता है। तो ये आपको उस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इसमें होता क्या है कि ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है जिस वस्तु का वे वर्णन कर रहे हैं उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना और तीव्र हो जाए। ठीक है। तो बस इसीलिए उपमा का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो यह इसमें एक लाइन ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई उपमा कैसी है इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि कवि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है और उस वर्णन द्वारा उस वस्तु के संबंध में कैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है। ठीक है। उसके पीछे उसका विचार होता है। उपमा के लिए जो वस्तु लाई गई है उससे वही भावना उत्पन्न होती है और बहुत अधिक परिमाण में तो उपमा अच्छी कही जाती है। केवल आकार, छोटाई, बड़ाई आदि में ही समानता देखकर अच्छे कवि उपमा नहीं दिया करते, वे प्रभाव की समानता देखते हैं। जैसे यदि कोई आकार और बड़ाई को ही ध्यान रखकर आँख की उपमा बादाम या आँख की फाँक से दे तो उसकी उपमा भद्दी होगी, क्योंकि उक्त वस्तुओं से सौंदर्य की भावना वैसी नहीं जगती। इसीलिए कवि लोग आँख की उपमा के लिए कमल दल का प्रयोग करते हैं, मीन या खंजन लाते हैं, स्वच्छता, चंचलता प्रकट होती है। मतलब क्या है, समीचीन प्रयोग होना चाहिए, उचित शब्दों का चयन होना चाहिए, उचित तुलना होनी चाहिए जिससे तुलना होने के लायक है। अर्थात जिस वस्तु से, जिस शब्द से हमें तुलना करनी है तो उसका अर्थ और उस वस्तु का अर्थ दोनों में समानता होनी चाहिए। ठीक है। बेमेल तुलना करना यह सही उपमा का चयन नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न पढ़ाइए। प्रश्न संख्या 4। आँख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती हैं, उनमें क्या क्या समानताएं हैं। तो आँख के लिए मीन और खंजन, कमल की उपमाएं इसलिए दी जाती हैं कि उनमें निम्न प्रकार की समानताएं हैं। ये मीन और खंजन ये जीवंतता, सुंदरता और चंचलता का परिचायक है। आँखें चंचल भी होती हैं। कमल की उपमा दी जाती है, कमल में सुंदरता है और शीतलता है, मोहकता है। कमल मोहक है, सुंदर है, शीतल है। मीन और खंजन चंचल है, खूबसूरत है, स्वच्छ है। और आँखें ऐसी ही हों तो उनकी तुलना मीन, खंजन और कमल से की जाएंगी, क्योंकि मीन और खंजन और कमल की में जो गुण हैं ये गुण आँखों में भी होते हैं। इनमें समानताएं होती हैं दोनों के गुण में, तो इसीलिए इनकी तुलना हम लोग करते हैं। मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है, जिसे आसमान में बादल उड़ रहे हैं, उसके ऊपर चांद निकला है। यह खूबसूरत दृश्य है। कवि लोगों ने इसके ऊपर कितनी कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन किसी ने अगर इसकी तुलना कर दी कि ऊँट की पीठ पर घंटा रखा हुआ है, तो ये महान व्यक्तित्व
श्री रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। यह सही तरीके से तुलना करना नहीं माना जाएगा, ठीक ना। तो तुलना के लिए जो जिस शब्द का चयन करेंगे हम, वह शब्द समीचीन होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। निरर्थक शब्दों का चयन अच्छे कवि की या अच्छे लेखक की पहचान नहीं है। यह है जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहु। इस उदाहरण के द्वारा लेखक ने यह कहना चाहा है कि कवि जिस अर्थ को हाईलाइट करना चाहता है, फोकस करना चाहता है, तो कवि महोदय जिस अर्थ को बताना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं पाठक के पास, उसको समझने के लिए कभी कभी तुलना का प्रयोग किया जाता है, उपमा दी जाती है। तो कवि ने इसमें ये कहा कि भगवान राम लक्ष्मण जी के बेहोश हो जाने के बाद बहुत दुखी हो गए और वो सोचे कि अगर मुझे पता होता कि वन में आने के बाद अपने बंधु, अपने भाई लक्ष्मण को मुझे खोना पड़ेगा, तो मैं पिता की बात मानकर नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिता की बात मानने के लिए दुखी है, नहीं। वो इसका मतलब ये है कि वे लक्ष्मण के मर जाने से, लक्ष्मण के बेहोश हो जाने से दुखी हैं। तो सही अर्थ समझना चाहिए। तो अच्छा कवि वो है, अच्छा पाठक वो भी है, अच्छी कविता का अर्थ ठीक से वही समझता है जो स्वयं भी कवि होता है। कवि को, पाठक को भी कवि होना चाहिए। उसमें कविता भले ही वो लिखे या ना लिखे, अगर उसमें कवित्व का गुण नहीं है तो वह कविता को नहीं समझ सकता है। ये बात है। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय में कि भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है, इस कथन का आशय स्पष्ट करें। जब हम बोलते हैं, जब हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बातें उन शब्दों के रूप में ही बाहर निकलती हैं। जैसे सीधी सीधी बात है कि अगर आप गुस्सा होकर के किसी से बात करते हैं, तो उस हालात में जो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे, वे सामने वाले को आपके गुस्सा में होने का भाव स्पष्ट करेंगे। और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो मीठा बोलते हैं, उस समय जो आपने शब्दों का चयन किया, उन शब्दों से प्रेम की धारा फूटती है। जब आप खुश होते हैं तो उस समय जो आप शब्दों का चयन करते हैं, उससे खुशियाँ निकलती हैं। तो जाहिर है कि वाणी क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना करता है। यही इसका अर्थ है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पाठ के आसपास है, तो पाठ के आसपास आप घूमिए, पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। तो ये सब भी पढ़ें, करें। उसके बाद ये आपको हो गया, तो ये हो गया आलोचना। हाँ, भाषा की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अंक लाने के लिए इनकी शुद्धता बहुत ज़रूरी है। मैं व्याकरण के लिए वैसे अलग से पढ़ा रहा हूँ, और आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को भी देखें जो व्याकरण के लिए ही बनाया जा रहा है अलग से। वैसे जो पाठ के अंत में भाषा के संबंध में जो प्रश्न हैं, मैं उनका समाधान पाठ के अंत में भी करता चलूँगा। और मैं आपसे ये निवेदन एक बार फिर से कि आप मेरे उस वीडियो को भी देखिए जिसमें व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको व्याकरण का सारा टॉपिक पढ़ा दूंगा। अभी तो स्टार्ट मैंने किया है और 3 वीडियो मैंने बना दिया है उस पर। आपके लिए भी है कि आप शुरू से ही देखते चलें। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि आप अपने सीमित समय में उसको भी देख पाएँ। शुरू से ही देखते चलेंगे तो आपकी भाषा अच्छी होती चलेगी, और तब ये जो प्रश्न दिए रहते हैं पाठ के अंत में, यह करने में आपको भी सुविधा होगी। तो निम्नलिखित विशेष्यों के लिए उपयुक्त विशेषण दें। विशेषण देना है, ये विशेष्य हैं। जिनके लिए विशेषण का यूज करते हैं उन शब्दों को बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, जैसे मुख है तो श्रीमुख, चरण श्रीचरण, नेत्र त्रिनेत्र, उसमें विशेषण लगा देना है। सूर्य, सूर्य के लिए तपता सूर्य। चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा, एक विशेषण देना है। हवा आप और भी खोज सकते हो, हवा शीतल हवा। कमल मोहक कमल, मोहक कमल। टा प्रत्यय, शब्द के अंत में टा लगाते हैं तो प्रत्यय हुआ। तो बहुत सारे ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्दांश कहेंगे इनको।
जैसे उसमें ता भी है एक, तो अंत में जोड़ करके हम लोग इसको बनाते हैं। पाठ से कई शब्द बने हैं, नए शब्द, तो जैसे उन बना देने से वो प्रायः संज्ञा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए निपुण, निपुण से बना दिया, उसमें ता लगा के निपुणता, गंभीरता। तो ऐसे शब्दों को चुन करके आप पाठ से खुद भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर ही दिया है सहभागिता, समानता, उद्दंडता, रमणीयता, मैंने इसी पेज से ढूंढ दिया। ठीक है, आप बुक में से खोजिए, किताब में से खोजिए। निम्नलिखित शब्दों से इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। इक प्रत्यय लगाइए। इक लगाना है, ऊपर वाले में लगाना था ता, और इसमें इक लगा के बनाना है। तो हृदय, हार्दिक, हार्दिक, करुणा, कारुणिक, क में आकार कारुणिक, कारुणिक, नौ में ये हर स्वीकार लिखेंगे यहाँ पर। हार्दिक, कारुणिक, शाब्दिक, मौखिक, प्राकृतिक, सैद्धांतिक, स दूगो अगले स पर आए सैद्धांतिक, वास्तविक, बौद्धिक, मार्मिक, स्वाभाविक, स्वाभाविक। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। पाठ से द्वंद्व समास के उदाहरण चुन करके लिखें। द्वंद्व समास जैसे दाल भात, जो बराबर वाला हो, ठीक है, तो वो बराबर वाला शब्द खोजिए, खोजा जाएगा। समास के लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपकी समस्या का समाधान करेंगे। वैसे इसमें खोजा जाए कि इसका महत्व बराबर हो। लोटा डोरी, जो जिसके शब्द के दोनों भाग समान महत्व के हों, वैसा शब्द इसमें से खोजना है तो खोजा जा सकता है। कमल नयन, वो भी दूसरा भी है, कमल नयन नहीं हुआ। छोटाई बड़ाई, हाँ ये मिला, छोटाई बड़ाई दोनों का महत्व बराबर है। ठीक है, ऐसे ही खोज करके लिखेंगे। लोटा डोरी, धोती कुर्ता, ये सब शब्द हुए। पाठ में क्या है आप उसको एक बार पढ़ें, इसी बहाना से आप पढ़ भी लेंगे। तो जो दोनों पक्ष, दोनों पार्ट जो होते हैं उस शब्द के समान महत्व के हों, वो आपको द्वंद्व समास है। जैसे लोटा डोरी, धोती कुर्ता, शर्ट पैंट, यही बाहरी भीतरी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में बात आ गई होगी। वैसे समास के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैं फिर से कहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है व्याकरण वाला, आप उसको देखते चलिए। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाएं। माधुर्य, माधुर्य ये हो गया संज्ञा, तो बनाना है तो इसको मधुरता, ये विशेषण हो जाएगा। मधुरता, मधुरता नहीं, मधुर विशेषण होगा। मधुर, सीधे मधुर, मधुर। कांति, कांत, कांति, विशेषण कांति, कांति हो गया संज्ञा। कांत, कांत होगा। मुख, मुखड़, कांतिमय, विशेषण कांतिमय भी हो सकता है। कांतिमय, हाँ कांतिमय करें, कांतिमय निश्चित रूप से सटीक है। तो मधुर, कांतिमय, मुखड़, उपमा, उपमेय, उपमेय, वास्तविक, रंगीला, रमणीक या रमणीय, मानवीय। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखें। अनुपस्थित, उपस्थित का अनुपस्थित, उदय, अस्त, स्थल, नभ, कायड़, वीर या बहादुर, बड़ाई, बुराई, परिमाण, अपरिमाण, अधिक, कम, उचित, अनुचित।
निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा रूप लिखें। हार्दिक हृदय, सुंदर सुंदरता, विकराल विकरालता, पराक्रमी पराक्रम, वास्तविक वास्तविकता, मधुर मधुरता, उचित औचित्य। ठीक, तो मेरे दोस्तों मैंने ये किया, आप इसको देखिए, अपना कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।